वेलकम टू डिजिटेक कॉन्क्लेव। मेरे साथ बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हो रहे विकास कार्यों और वहां की योजनाओं पर चर्चा करेंगे भूपेश बघेल। बहुत स्वागत है भूपेश बघेल जी आपका। जी नमस्कार। चर्चा की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के इस वर्ष के बजट की। राज्य का वित्तीय वर्ष का जो बजट है वो 97,106 करोड़ है, जो कि अभी आपने हाल में ही विधानसभा में पेश किया था। और जो आपने थीम इस वर्ष के बजट की दी थी वो दी थी हाइट, यानी H मींस होलिस्टिक डेवलपमेंट, E मींस एजुकेशन, I मींस इंफ्रास्ट्रक्चर, G मींस गवर्नेंस, H मींस हेल्थ, T मींस ट्रांसफॉर्मेशन। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी आप कैसे विकास की नई इबारत लिख रहे हैं, और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ जो आपने थीम दी है तो जमीन पर इसका कितना असर दिख रहा है? देखिए, पिछला जो बजट हमने प्रस्तुत किया वो पिछले साल के जो कोरोना के कारण से जो अर्थव्यवस्था में जो बुरी तरह से प्रभावित हुआ था उसका प्रभाव देखने को मिला था। इस कारण से बजट के आकार में थोड़ी सी कमी आई थी। फिर भी हम लोगों का पूरा प्रयास ये था कि समुचित रूप से सभी वर्गों के लिए सभी क्षेत्रों में यह प्रभावशाली रहे। और खासकर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, पिछले साल का हमारा अनुभव यह बताता है यदि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम मजबूत बनाए रखें तो फिर बाजार हमारा कमजोर नहीं पड़ता। और यही कारण है कि इस साल भी हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 5,703 करोड़ रुपया बजट में प्रावधान किया। पहली किस्त 21 मई को हम दे भी चुके हैं 1,500 करोड़ रुपये का। और फिर दूसरा ये है कि लघु अनुपज है वो खरीदी की व्यवस्था हमने की। पिछले साल 75% लघु अनुपज पूरे देश का खरीद के हम अव्वल नंबर पे थे, और इस साल भी लघु अनुपज की उसी प्रकार से खरीदी की व्यवस्था की ताकि निरंतर आदिवासियों के बीच में पैसा जाता रहे। 4,000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता खरीदा और वो राशि भी उनके पास ही जाना है। तो एक तरफ किसानों के पास पैसा जाए, दूसरी तरफ आदिवासियों के बीच में पैसा जाए, तीसरे तरफ जो मजदूर हैं उसे मनरेगा में आप देखेंगे पूरे देश में सबसे ज्यादा मनरेगा के काम देने में हम प्रथम पंक्ति में रहे हैं। पिछले साल भी सबसे पहले नंबर पे थे, इस साल भी हम अग्रणी हैं। अभी तक के 16 करोड़ मानव दिवस हम लोग रोजगार दे चुके हैं। तो निरंतर इस दिशा में ताकि लोगों के जेब में पैसा जाता रहे, चाहे मजदूर हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे वो किसान हो। और जब यही खरीदार है और जब इनके पास पैसा होगा तो बाजार में भी रौनकता बनी रहेगी। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ किसी भी सेक्टर में कोई गिरावट नहीं आई, चाहे वो ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो, चाहे वो रियल एस्टेट के सेक्टर हो, चाहे औद्योगिकरण की बात हो, चाहे और दूसरे क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में देखें कि विस्तार करने का काम लगातार हुआ है। तो उससे रोजगार लगातार जनरेट हुआ है, लोगों के पास पैसा रहा और बाजार में भी रौनकता बनी रही। जब आप सत्ता में आए तो आपने कहा कि जो छत्तीसगढ़ की कला है, शिल्प है, वनोपज है, जो कृषि है, इसको प्रमोट करने के लिए जो भी प्रयास जरूरी होंगे वो किए जाएंगे। आपने गढ़कलेवा जैसे स्टोर भी खोले। सी मार्ट स्टोर खोलने का जो आपका प्लान है वो जमीन पर कितना उतरता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, इस साल बजट में हमने प्रावधान किया और तुरंत बाद कोरोना आ गया, लॉकडाउन हमको करना पड़ा। आप ये हम लोग छत्तीसगढ़ अभी लघु वनोपज की मैंने बात की, जिसमें इमली है, चार है, चिरौंजी है, हर प्रकार के शहद है। और न केवल हम लघु वनोपज से जुड़े हुए जो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, बल्कि हमारे यहाँ कोसा है और भी कपड़े हैं सिल्क के क्षेत्र में, तो वो उत्पादन भी हमारे छत्तीसगढ़ में होता है। और शिल्प कला के क्षेत्र में भी बहुत से डोगरा आर्ट वगैरह हमारे छत्तीसगढ़ में है। तो ये सब जितने भी हमारे चाहे कलाकृति हो चाहे हमारे उत्पाद हो, ये सबको एक छत के नीचे हम ले आए, अलग अलग बाजार न हो और एक छत के नीचे में आएंगे तो छत्तीसगढ़ से जो निर्मित जितने भी वस्तुएं हैं उसको हम एक छत के नीचे खरीद सकें। तो इसलिए सी मार्ट की कल्पना की गई थी। उसमें बहुत जल्दी हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अब लॉकडाउन खत्म हुआ है, अब हम लोग लगातार हर निर्माण कार्यों के भूमि पूजन लोकार्पण भी करते जा रहे हैं। तो इस दिशा में भी हमारा काम शुरू होगा। छत्तीसगढ़ के गवर्नेंस मॉडल की चर्चा तो मुख्यमंत्री जी कई बार होती है, कई अलग अलग नेशनल और स्टेट लेवल के प्लेटफॉर्म पे तारीफ भी हुई है, लेकिन अभी हाल ही में आर्थिक मोर्चे पर जो आपने लंबी छलांग लगाई है उसके पीछे का क्या रहस्य है? मैं एक आंकड़ा आपको बताना चाहूंगा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का एक आंकड़ा है
जो ये कहता है कि छत्तीसगढ़ का में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो लगभग 3% है, जो नेशनल एवरेज 10.8% है, उससे काफी कम है। और जो पर कैपिटा इनकम है छत्तीसगढ़ में वो करीब 1,04,943 रुपए है। तो इतना इंप्रूवमेंट सिर्फ 2.5 साल के कार्यकाल में, क्या है रहस्य? देखिए, इसमें अंतर को समझना पड़ेगा। केंद्र की सरकार है, वो सब कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सारी संपत्ति सौंप देना चाहते हैं। और हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये सारी जो राशि है वो आम लोगों की जेब में जाना चाहिए। ये अर्थव्यवस्था को सही ढंग से संचालित करना है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को रोजगार देना है और अर्थव्यवस्था संचालित करना होगा। तो मजदूर है, किसान है, आदिवासी है, छोटे व्यापारी हैं, छोटे उद्योगपति हैं, जो इन सबको काम देना होगा। और यही काम हमारे छत्तीसगढ़ में हमने किया। जैसे मैंने पहले कहा, मनरेगा के बाद लघु अनुपज खरीदी और उसके वैल्यू एडिशन, और उसके साथ साथ फूड प्रोसेसिंग प्लांट, और साथ ही जो हमारे जो संसाधन है, हमारे पास कोयला है, लोहा है, तो इसका समुचित उपयोग हो, तो उस दिशा में भी हम लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और नए औद्योगिक नीति जो लाए हैं उसके कारण से काफी उद्योगपति, जो लघु और मध्यम श्रेणी के जो उद्योग हैं, वो छत्तीसगढ़ की ओर आकर्षित हुए हैं। तो ये इस कारण से सभी वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश की गई और सभी वर्ग के लोगों के जेब में पैसा डालने का काम किया। और इस कारण से लोगों के पास पैसा भी आया, तो निर्माण कार्य भी हुए, खरीदी भी हुई। तो इस कारण से जो बेरोजगारी दर है वो हमारे यहाँ बहुत कम है। राष्ट्रीय औसत यदि 10% है तो हमारे छत्तीसगढ़ में केवल 3% है। यदि आप जीडीपी की बात करें तो भारत में जहाँ -7.3% की है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में जीडीपी है 1.54 है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो वो अंतर, काफी अंतर है, क्योंकि हम लोगों ने कोरोना के बाद भी सब लोगों को काम में लगाए रखा, उत्पादन में कोई कमी नहीं आने दी। पूरी कोशिश रही कि वो क्षेत्र जो उत्पादन के क्षेत्र है वो कोरोना से प्रभावित न हो, और उसके लिए जहां जहां आवश्यकता पड़ी हमने उसमें रिलैक्सेशन दिया और उसको पूरा सपोर्ट किया। और उसके कारण से आप देखेंगे पिछले साल स्टील उत्पादन में हमारा पहले नंबर में थे। अप्रैल महीने में, मई महीने में पूरे देश में जहां लॉकडाउन था, स्टील उत्पादन हमारे पूरे देश में 1 नंबर में था। और उसके कारण से उद्योगपति खूब पैसा कमाए। तो इन्वेस्ट भी छत्तीसगढ़ में करेंगे निश्चित रूप से। इस समय भी हम उद्योगों को बिल्कुल प्रभावित नहीं होने दिया। लॉकडाउन हमारे 1.5 महीने तक रहा, लेकिन औद्योगिक उत्पादन में, खनिज खदानों में, जो चाहे कोयला उत्पादन हो चाहे लोहा उत्पादन हो, हमने उसे रोक नहीं लगाया, उसे बल्कि सुरक्षा दी, हमने संरक्षण दिया। इस कारण से ये सब चीज में कोई कमी नहीं आने दी, और इस कारण से हमारा उत्पादन भी बरकरार रहा और उसके कारण से रोजगार भी लोगों को मिलता रहा। मुख्यमंत्री जी, जब आप सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने की बात करते हैं, तो चाहे किसान हो चाहे निम्न आय वर्ग के लोग हों, उनके लिए आपने 2 बहुत अच्छी योजनाएं प्रदेश में लागू की। पहली तो गोधन न्याय योजना और दूसरी नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी। और सुनने में तो ये भी आया है कि गोबर बेचकर अब लोग हवाई जहाज का सफर तक कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने लगभग 95 करोड़ रुपए पेमेंट भी जो गोबर बेचने वालों को किया है। क्या है स्कीम और जमीन पर कितने वृहद स्तर पर इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? देखिए, अभी पूरे आपने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग की लोग चिंता करते हैं। हिंदुस्तान में भी लोग आज से 20-30 साल पहले जब बोतल में पानी लेके चलते थे तो लोग हंसते थे, लेकिन आज हर टेबल में आप बोतल में आप पानी देखेंगे। कुछ दिनों तक ये चर्चा रही कि ऑक्सीजन की भी स्थिति यही बनेगी क्या, लेकिन आज आपने पूरे देश में देखा कि ऑक्सीजन की कितनी कमी थी और कितने लोग इससे कितने लोगों को, सैकड़ों हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ी, और ऑक्सीजन का महत्व हम लोगों ने समझा है। लेकिन हम लोगों ने इसीलिए ये जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की जो योजना है, नरवा से मतलब हमारा नाला से, नदी से जो वर्षागत जो जल जमीन पे आता है वो बह के सीधा समुद्र में चला जाता है। यदि हम छोटे छोटे नालों में स्टाफ डैम बनाएं, और तो उससे स्टाफ डैम है, बोल्डर चेक डैम है, तो ये सब छोटे छोटे स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे तो हमारे नालों में पानी रुकेगा। और उसका लाभ अब जो 2 साल पहले हम लोगों ने शुरू किया था, अब कुछ जगह जो पहले बने थे उसका लाभ अब दिखने लगा है। उन नालों में पानी रुकने लगा है, और वो नाले में पानी रुकने के कारण से
जो समीप के जो किसान हैं वो पानी लिफ्ट भी कर रहे हैं, उसे बोर करने की जरूरत नहीं, कुआं खोदने की भी जरूरत नहीं है, 2 फसल आसानी से ले पा रहे हैं। एक तो फायदा वो, दूसरा वाटर रिचार्जिंग हो रहा है, तीसरा ये चाहे वो नदी हो या नाले के किनारे में हरियाली बराबर बनी रहती, सूखता नहीं। उससे हरियाली के साथ साथ जहाँ पशुओं को चारा मिलता है वहीं पशु पक्षियों को भी उससे खाने पीने का सामान मिल जाता है। तो जो इकोसिस्टम है वो हमारा संतुलित होते जा रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम पर्यावरण के दिशा में हम काम करें, और यही कारण है अभी इस साल नया योजना हमने शुरू किया, जो धान के बदले यदि अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं तो प्रति वर्ष हम 10,000 रुपया प्रति एकड़ 3 साल तक के देंगे, ताकि हमारे गांव में भी हरियाली रहे, ऑक्सीजन की कोई कमी न हो, फलों के प्रचुर उपलब्धता रहे, इमारती लकड़ी के भी यदि उत्पादन करते हैं तो उसे विक्रय करके उसे लाभ कमाया जा सकता है, कुपोषण के खिलाफ लड़ाई होगी और उससे आय के साधन भी बनेंगे। तो इस प्रकार से पर्यावरण भी सुधार होगा। तो इस प्रकार से ये हमारे नाला का प्रोजेक्ट हो गया। और उसी प्रकार से जो गरवा या गौठान की बात हम करते हैं, तो गौठान में आज पूरे देश में आप देखेंगे कि पूरे देश में पशुओं के कारण से जहां मॉब लिंचिंग हो रही है, लोगों की जाने जा रही है, लड़ाई हो रही है, फसल बचा पाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं किसान, हमने ये गौठान योजना शुरू की। गांव में प्रत्येक गांव में 5 से 10 एकड़ जमीन हमने आरक्षित की, गौठान बनाया, उसमें उसके लिए हरा चारा बोने की भी व्यवस्था की, और उसी गौठान में फिर जो गौपालक है उसके लिए 2 रुपये प्रति किलो के दर से हमने गोबर खरीदने की व्यवस्था की। और आज स्थिति यह है, कई गौपालक ऐसे हैं जिसके पास जानवर भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, वो 1-1, 1.5 लाख रुपए के गोबर बेच चुके हैं। अभी एक योजना 1 साल भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मैंने आज ही किसानों से बात की कि 1,35,000 का उन्होंने गोबर बेचा इन 8-9 महीनों में। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना वो इनकम कमा रहे हैं। जो लैंडलेस है, जिस मजदूरी करते थे, अब वो 1-1, 1.5 लाख रुपए के गोबर बेच रहे हैं। इसका मतलब 10,000 से ऊपर की आमदनी उसकी हो गई। यदि बस गांव में घूम के यदि गोबर इकट्ठा कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, उसमें 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। ये लाभ वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके पीछे और देखिए, अब उसी से वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। तो गांव के जो स्व सहायता समूह है उसको हम वर्मी कंपोस्ट उससे बनवाते हैं और 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उसे खरीद लेते हैं। तो उनको रोजगार मिला, गांव के 8-10 महिलाएं हैं उसको रोजगार मिल रहा है। और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग हम खेतों में करने जा रहे हैं। तो आज जो जैविक खेती की बात कर रहे हैं उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज रासायनिक खाद और दवाई के कारण से हमारी जो जमीन की उर्वरा शक्ति कमजोर पड़ती जा रही है, और दूसरा तरह तरह की बीमारियां रासायनिक दवाई और खाद के कारण से लोगों को हो रहा है। यदि हम शुद्ध अनाज हम प्राप्त करेंगे, फल प्राप्त करेंगे, तो हमारे बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो ये योजना कोई छोटी योजना नहीं है। ये पूरे चक्र जब पूरा होगा तो इसका बहुत लंबे समय तक इसका असर होने वाला है पूरे समाज में। तो इस दिशा में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। बाड़ी की योजना भी हम लोग लागू किए हैं, ताकि अपने जो बाड़ी है, जो किचन गार्डन है, उसमें हम सब्जी उगाएं, और उन उत्पादकों से जो हमारे जो आंगनबाड़ी है, हमारे स्कूल में मध्याह्न भोजन जो चल रहा है, हम लोग मुख्यमंत्री सुपोषण योजना जो शुरू की है, उनसे हम लोग हरी सब्जी खरीदते हैं, ताकि उनको भी लाभ मिल सके और हमारे बच्चों को ताजा, और जो एनीमिया से पीड़ित जो महिलाएं हैं उनको भी ताजा सब्जी मिल सके। तो ये कुपोषण से भी लड़ाई का एक माध्यम बन सकता है। तो हमारी जो योजना है, हर योजना में कहीं न कहीं अर्थ छुपा हुआ है। चाहे वो गोधन न्याय योजना की बात हो, चाहे वो नरवा की बात हो, चाहे वो बाड़ी की बात हो, और वहीं स्वच्छता भी होगी। जहां तहां गोबर पड़ा नहीं, आप रायपुर शहर में आप जाकर देखेंगे गोबर कहीं नहीं पड़ा रहता, क्योंकि वो गोबर कीमती हो गया, 2 रुपये किलो में बिक रहा है। तो जहां गोबर हुआ तुरंत उठा लेते हैं लोग। तो शहर में हो चाहे गांव में हो, स्वच्छता भी अभियान चल रहा है। दूसरा, उससे पैसा भी कमा रहे हैं, उससे हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। तो इस प्रकार की योजना हमने लाया है, जिससे लोगों के अर्थव्यवस्था भी, जिससे पर्यावरण में भी सुधार हो, और तीसरा स्वच्छता भी हो। ये सारी चीजें एक साथ हम लोग संचालित कर रहे हैं, जिसका लाभ पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलेगा। और मैं समझता हूँ राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी चर्चा हो रही है, और ये जल्दी लागू होता तो पूरे देश को लाभ होगा। अन्यथा हरिशंकर प्रसाद जी ने कहा कि दुनिया में गाय
दूध देने का काम करती है, अकेला हिंदुस्तान है जहां ओट देने का काम करती है। ओट के लिए गाय का उपयोग करते हैं, दूध के लिए उपयोग नहीं करते। तो ये जो व्यंग है वो आज हिंदुस्तान में परिलक्षित हो रहा है। यदि भगवान कृष्ण ने इसे अर्थव्यवस्था से जोड़ा तो हमको भी उसी दिशा में आगे बढ़ना होगा, केवल धार्मिक भावना से नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था से भी जोड़ के। आप देखेंगे जब तक के अर्थ नहीं जुड़ेगा तब तक के हमारी भावनाएं कितनी भी पवित्र हो, कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आर्थिक रूप से यदि लाभदायक नहीं है, वो काम फिर गाय सड़कों पे घूमती रहेगी, प्लास्टिक खाती रहेगी। निश्चित तौर पर ये जो आपका नवाचार है और गोबर के माध्यम से जो अर्थव्यवस्था को संभालने का कार्य किया है, काफी सराहनीय है। मुख्यमंत्री जी, अगर हम बस्तर क्षेत्र की बात करें, नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर रहा है और छत्तीसगढ़ की पहचान कहीं ना कहीं एक नक्सलवादी राज्य के रूप में बस्तर की वजह से ही होती रही। लेकिन अगर हम हाल ही में देखें तो वहां पर जो विकास के कार्य हैं उनको काफी गति मिली है, चाहे वो सड़कों का कार्य हो, चाहे वहां पर पुलिसिंग व्यवस्था को मजबूत करने का कार्य हो। आपके प्रदेश का बजट करीब 97,000 करोड़ से ज्यादा का है। किस तरह से बस्तर के विकास के लिए आप बजट का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और वहां पर फर्दर जो डेवलपमेंट रोड मैप है वो क्या है? देखिए, बस्तर में अभी तक की जो नीति थी वो केवल बंदूक के जवाब में केवल बंदूक का, लेकिन हमारी सरकार बनते हुए इसमें नीति में परिवर्तन किए। विश्वास, विकास और सुरक्षा। विश्वास हमने जीतने का प्रयास किया आदिवासियों का, वहाँ के रहने वाले परंपरागत रूप से वहाँ जो लोग रह रहे हैं, व्यापारी हैं, पत्रकार हैं, नौजवान हैं, उन सबका विश्वास जीतने का काम किया। और विश्वास जीतने के लिए जहाँ फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टा देने का काम हम लोगों ने किया, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जिनको पट्टा मिला है उसके धान खरीदने की भी व्यवस्था हमने की। और साथ ही तेंदुपत्ता के प्रति मानक बोरा जो 2,500 था उसे बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दिया। जो महुआ भारत सरकार 17 रुपये समर्थन मूल्य घोषित किया था उसे बढ़ाकर हमने 30 रुपया किया। तो इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जिससे लोगों को विश्वास लगा कि सरकार तो हमारी है, हमारी अपनी है। जो जमीन सरकार ने लिया था टाटा के लिए, वो जमीन हमने वापस कर दिया। 1700 किसानों को 4200 एकड़ जमीन हमने वापस किया। तो लोगों के विश्वास सरकार पे बना। और इन 2.5 वर्षों में मैं दावे के साथ कहता था कोई फर्जी मुठभेड़ नहीं हुआ। नहीं तो इसके पहले पूरे लगातार ह्यूमन राइट्स में शिकायत होती थी कि फर्जी मुठभेड़ हुआ, लेकिन इस सरकार में एक भी शिकायत अभी तक के 2.5 वर्षों में नहीं हुआ। जो आज तक के आक्रमण नक्सली कैंपों में करते थे, अब आमने सामने मुठभेड़ होता है, लड़ाई होती है, हमारे जवान हताहत होते हैं, शहीद होते हैं, लेकिन वो लड़ते हुए अपने शहीद होते हैं। वो कैंप में उसके गोलीबारी के नक्सलियों गोलीबारी शिकार नहीं होते और नक्सली पीछे हटने के लिए मजबूर भी हुए हैं। तो आज बहुत सिमट के रह गए नक्सली। तो ये स्थिति इसलिए बनी कि हम रोजगार से लोगों को जोड़े। कुपोषण के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत वहीं से किया, रोजगार देने का भी काम हमने किया। आज आप यदि दंतेवाड़ा में जाएंगे तो दंतेवाड़ा जो डेनेक्स के एक हमने शेड बनाया जिसमें सैकड़ों जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं, वो वहाँ के जो सिले हुए कपड़े हैं अब बंगलोर और विदेशों में जाने लगा है और उनको रोजगार मिल रहा है। और ये जो वो ही बच्चे हैं जो दूर नक्सली क्षेत्र में रहते थे, उसको ट्रेनिंग दिए और आज कम से कम 7,000 से 10,000 रुपये महीने कमाने की स्थिति में। तो लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम हमने किया। तो अब लोगों का जो आकर्षण है वो शासकीय योजनाओं की तरफ है, शासन के वो सरकार की ओर से मुख्य धारा के ओर लोग जुड़ना चाहते हैं। अब जो मांग कर रहे हैं गांव में लोग, वो हमको यहाँ आंगनबाड़ी चाहिए, हमको स्कूल चाहिए, हमको हॉस्पिटल चाहिए, हमको पीडीएस दुकान चाहिए, हमारे लिए लाइट की व्यवस्था होना चाहिए, सोलर पंप होना चाहिए। तो इस प्रकार से लोग अब डिमांड करने लगे हैं और तेजी से हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, मेरा आखिरी सवाल कोविड पर होगा, लेकिन उस कोविड पे पूछने से पहले मैं एक चीज और यहाँ पर समझना चाहूंगा। किसी भी राज्य की जो पहचान होती है वो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, वहां पर जो औद्योगिकीकरण हो रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उससे होती है। प्रदेश में अभी शिक्षा, स्वास्थ्य और अगर औद्योगिकीकरण को लेकर बात करूं, खासकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को, तो आपका क्या विजन है, क्या प्लान है? और अगर डाउन द लाइन जो आपका 2.5 साल का कार्यकाल बचा है तो उसके लिए आपकी क्या प्रायोरिटीज है, वो समझना चाहूंगा। देखिए, इस कोरोना काल में सबसे पहले नवाचार हमने किया पढ़ाई तुहर द्वार, पढ़ाई तुहर पारा, ताकि और फिर ऑफलाइन और ऑनलाइन भी पढ़ाई की शुरुआत हमने की और इसकी फिर देखा देखी दूसरे राज्य भी इसका अनुसरण किए। तो हम लोगों ने कम से कम नुकसान हो बच्चों का
इसलिए ये व्यवस्था हमने लागू की। दूसरी तरफ आप देखेंगे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, इसलिए पिछले साल हमने 52 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू किया, जिसमें वो निःशुल्क उसमें पढ़ाई होगी, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और अंग्रेजी माध्यम से होगा और किसी भी प्राइवेट स्कूल से तुलना में हमारे स्कूल बेहतर होंगे। और इसी कारण से एडमिशन में आप देखेंगे जितने हमारी सीटों से 5 गुना आवेदन हमारे यहाँ आए और इस साल उससे हम प्रेरित हो गए। पिछले साल जो 52 स्कूल थे इस साल 119 स्कूल हमने और स्वीकृत किया और कुल मिला के प्रदेश में 146 ब्लॉक है, लेकिन 171 स्कूल इस साल संचालित होंगे। तो इससे हमारे बच्चे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ेंगे, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में भी एक आत्मविश्वास होगा और देश और दुनिया में भी जाके चाहे रोजगार प्राप्त करने की बात हो चाहे अपनी बात कहने की बात कर सकेंगे। तो इस दिशा में हम लोगों ने काम किया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम हमने उठाया है और इसका निश्चित रूप से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य का क्षेत्र और औद्योगिकरण पर आपकी क्या राय है? देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि जब हमको सत्ता मिली तो उस समय केवल 1200 ऑक्सीजन बेड थे और ये बढ़ के अब 7000 हो गया। जहां एचडीयू बेड एक नहीं थे वो 500 से अधिक हो गए। जहां आईसीयू बेड केवल 35 थे वो बढ़ के 500 हो गए। तो हमने एचडीयू बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर ये सब की वृद्धि की। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोरोना काल में जो पीएससी और सीएससी लेवल पे भी हम लोगों ने ऑक्सीजन बेड की संख्या में वृद्धि की और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं हुई। ऑक्सीजन के कारण से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। ये छत्तीसगढ़ की उपलब्धि है कि हमारे अधिकारियों ने, समाज सेवी संगठनों ने, राजनेताओं ने, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि सब लोगों ने मिलकर काम किया। उसका सुपरिणाम है कि हमारे यहाँ संख्या बहुत अधिक थे लेकिन रिकॉर्ड समय में हमने उसको नियंत्रित किया। जहां 30% तक बढ़ गया था अब केवल 2% वो संक्रमित रह गए हैं। तो ये नियंत्रण करने में हमको काफी सफलता मिली। लेकिन हमारे यहाँ ऑक्सीजन बेड हमने तो ऑनलाइन उसको डिक्लेयर किया हुआ था, जिसको ऑक्सीजन बेड रोज हम लोग जारी कर देते थे। इतने हमारे खाली हैं, इस हॉस्पिटल में खाली है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में आईसीयू बेड, एचडीयू बेड, वेंटिलेटर ये सबकी जानकारी हम ऑनलाइन दे दिए थे और इसी कारण से कोई मारामारी नहीं हुई। रेमडेसिविर की बात करें वो हमारे यहाँ उपलब्ध रहे। कभी एक आध दो दिन भर लोग लाइन में लगे लेकिन तीसरे दिन हमारे यहाँ रेमडेसिविर पर्याप्त मात्रा में रहे। तो इस कारण से जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसको हमने किया। अब हमने छत्तीसगढ़ में जो लागू किया है, जैसे बस्तर में मलेरिया मुक्त अभियान चला है और उसमें मतलब जो मलेरिया से लोग सैकड़ों लोग हर साल मरते थे, बस्तर में एक भी घटना नहीं घटी। जहां उल्टी दस्त से लोगों की मौत हो, सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती थी, बस्तर में एक भी मौत नहीं हो रही है। और उसी प्रकार हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना शुरू किए। उसका सुपरिणाम ये रहा कि लोग हॉस्पिटल तो नहीं जाते लेकिन हाट बाजार जरूर जाते हैं हमारे आदिवासी अंचलों में। वहीं हमने वो मोबाइल यूनिट हमने हर जिस दिन बाजार होता है उस दिन हम भेजते हैं। उसका लाभ लाखों लोगों ने लिया, उसका फायदा हम लोग को दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से शहर में भी जो स्लम एरिया है, जो दिन रात मेहनत सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, वह हॉस्पिटल जाने को उस पर समय नहीं रहता। तो पूरे 41 प्रकार के खून की जांच उस मोबाइल यूनिट के माध्यम से किया जा रहा है। अब तो महिलाओं के लिए अलग से हमने एक मोबाइल यूनिट हर शहर में हमने शुरुआत की है। रायपुर अकेले में 3 यूनिट संचालित किया है ताकि स्लम एरिया में भी स्वास्थ्य सुविधाएं हम उपलब्ध करा सकें। तो इस प्रकार से हमारी योजना और आगे भी अब तीसरी लहर की भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो उसके लिए भी जो भी आवश्यक होगा वो हम लोग कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का भी काफी आप लोगों ने प्रयोग किया, आपकी सरकार ने प्रयोग किया है। चर्चा की समाप्ति से पहले मैं जरूर आपसे समझना चाहूंगा कि बीते 2.5 वर्षों में भूपेश बघेल, जो कि एक मुख्यमंत्री भी है और मुख्यमंत्री बनने से पहले किसान भी रहे हैं, आप अपनी 3 बड़ी उपलब्धियां इन 2.5 सालों में क्या मानते हैं और बचे हुए 2.5 सालों के लिए आपका फ्यूचर रोडमैप और आपके प्लान्स क्या है? देखिए, सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि ये है कि छत्तीसगढ़ के किसानों के चेहरे में मुस्कान, यहाँ के बच्चों की किलकारी, जो अभी हम लोग 171 स्कूल खोले हैं, जो गरीब बच्चे, जो लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम स्कूल में नहीं पढ़ा पाते थे या पढ़ाते थे पूरी तनख्वाह महीने भर की कमाई चली जाती थी, आज उसके चेहरे में मुस्कान दिखाई दे रही है। उन वनवासियों के, आदिवासियों के, जो जिनके लघु उपज औने पौने दाम में बिक जाते थे, आज उस पैसे के उससे भी आर्थिक उपार्जन कर रहे हैं
और साथ ही लोग अब गोबर बेच के हवाई यात्रा कर रहे हैं। ये मैं समझता हूं कि लोगों के चेहरे में जो मुस्कान है और साथ ही कानून व्यवस्था का यहाँ राज बना है, इससे मुझे संतोष है। और लगातार प्रगति की ओर, चाहे वो सड़क निर्माण की बात हो, पुल पुलिया की बात हो, जैसे सिंचाई में वृद्धि की बात हो, तो उस दिशा में निरंतर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में भी हमारा विकास हो रहा है, तो इस बात का संतोष है। लेकिन कभी किसी जनप्रतिनिधि को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। 2 कोरोना काल में हम लोग बहुत हमको ये जो पिछले साल 2-3 महीने हमारा बर्बाद हुआ, इस साल भी 2-3 महीने हमारा बर्बाद हुआ। ये जो समय कोरोना के कारण से जो नुकसान हुआ है, हम और आगे बहुत तेजी से काम कर सकते थे। हमारा धन भी इधर लगा, हमारा श्रम भी लगा और समय भी गया, तो इससे हम और आगे काम कर सकते थे। लेकिन कोरोना को भी सब लोगों से मिल के लड़े और दूसरी बार कोरोना को पराजित किए, इस बात का संतोष। मुख्यमंत्री जी, बस आखिरी सवाल, कंप्यूटराइजेशन, ऑनलाइन और डिजिटल जो कि करंट एज में बहुत ज्यादा उपयोग में सरकारें ला रही हैं, राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें, छत्तीसगढ़ ने इसका कितना उपयोग किया है और केंद्र सरकार से आपको कितनी सहायता मिल रही है अलग अलग योजनाओं के लिए? अभी पूरी बैठकें इसी से चल रहा है, मतलब सरकारी बैठकों के साथ विभागीय समीक्षा के बाद, लोकार्पण और उद्घाटन करने के बाद पत्रकार वार्ता भी इसी से हो रहा है। तो आपसे चर्चा भी इसी माध्यम से हो रहा है। इससे उदाहरण और क्या होगा? आज तो ये टेक्नोलॉजी नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। तो हम अपनी बात भी कह पा रहे हैं, लोग अपनी बात कह भी लेते हैं इसके माध्यम से। देखिए, तो मैं यहाँ चीफ सेक्रेटरी से लेके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तक, डीजी से लेके सिपाही तक, इसी माध्यम से मैंने बात की पूरे प्रदेश से, और इसके माध्यम से पूरा कोरोना पे लोगों को सुझाव भी लिया और उनके इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना, वो निर्देश देने के काम इसी माध्यम से किया। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश बघेल जी आपका इस चर्चा के लिए। ईटी गवर्नमेंट इकोनॉमिक टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और हम उम्मीद करते हैं और आपको शुभकामनाएं भी देते हैं कि जो भी आपकी भविष्य की योजनाएं हैं वो धरातल पर जरूर उतरें और प्रदेश की जनता को उनका लाभ मिले। धन्यवाद। धन्यवाद।